नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास विषय में पहले हमने पढ़ा था सामान्य परिचय और कुछ परिभाषाएं। इसके पश्चात आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। आज के इतिहास का हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता पर। हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो 2500 से 1800 ईसा पूर्व है। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे आज, हड़प्पा सभ्यता। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे जैसे ही हमारे नए वीडियोस आएँ वो आप तक उनके इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप हमारी वीडियोस को देख पाएँ। चलिए आइए इस निवेदन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्व में अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा इसका पहला लेक्चर, तो हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा इसके पीछे का बता देते हैं, आपका ये जो पृष्ठभूमि है कि हमने पहले पिछले वाले वीडियो में इतिहास से संबंधित कई इतिहास के विभाजन से संबंधित बातें देखी थी और उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया था। क्या प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ लिया था। प्रागैतिहासिक काल में हमने पाषाण काल जो था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन तीनों चीज़ों को हमने पहला पढ़ा था आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा पढ़ा था हमने मध्य पाषाण काल और तीसरा पढ़ लिया था हमने नव पाषाण काल। इसके पश्चात हमारा बचा था क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल के पश्चात दूसरे नंबर का जो हमारा बचा था वो था आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा भी हमने पढ़ ली थी, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिपिक साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु लिपिक साक्ष्य का प्रयोग नहीं किया जा सका है। यानी इसमें क्या था कि आपका जो पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य ये थे और इसके साथ साथ आपके लिपिक साक्ष्य, लिपिक साक्ष्य यानी ये कोई वस्तु जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में होगी, लिपिक साक्ष्य के रूप में कोई चीज़ लिखी हुई चीज़ें होंगी। तो हमने क्या किया कि इसका प्रयोग इससे तो हमने समझ लिया कि इसमें किस भावना को प्रकट करना चाहता है, क्या चीज़ें ये दर्शाना चाहता है ये जो साहित्य पुरातात्विक साक्ष्य है। लेकिन हमने जो यहाँ के लिपिक साक्ष्य मिले थे उनमें किस लिपि का प्रयोग करके क्या लिखा गया था ये हम नहीं पढ़ पाए। इसी काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी काल को हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं और उसी को हम आज पढ़ेंगे। तो इसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर लिया गया है। ठीक, इसको अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित कर लिया गया है, दो भागों में। पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है वैदिक संस्कृति। क्या, एक हड़प्पा सभ्यता है, एक वैदिक संस्कृति है। ठीक, हमने पिछले वाले वीडियो में आपको एक बात कही थी कि हम इन चीज़ों में आपको अंतर बताएंगे, सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपको हम अंतर बताएंगे। तो आज हम इस वाले वीडियो में आप लोग ये देख लीजिए कि सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है, यानी सभ्यता और संस्कृति। ठीक, तो इन दोनों, सभ्यता क्या है, एक समय काल के लिए होती है, माइनर मतलब बहुत छोटा अंतर है, ये सिर्फ एक वाक्य में आप लोग ध्यान रखते हैं। सभ्यता क्या है, एक समय काल के पश्चात इसका विनाश हो जाता है, लेकिन संस्कृति जो है वो युगों युगों तक चलती है। क्या, संस्कृति जो है युगों युगों तक चलती है और सभ्यता जो है वो एक समय काल के लिए होती है और वो धीरे धीरे विनाश हो जाता है उसका और नई सभ्यता का फिर से जन्म होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम धीरे धीरे पहले देखते थे कि हमारी कुछ सभ्यताएं थीं जो हम धीरे धीरे छोड़ चुके हैं और हमने आधुनिकता को अपने अंदर समावेशित कर लिया है। लेकिन हमने कुछ संस्कृति, जैसे कि पूजा करने की संस्कृति है या फिर हम कह सकते हैं कि कोई हमारे यहाँ की पारंपरिक संस्कृति है, वो आज तक चली आ रही, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन हमने कई सारी सभ्यताओं को बदल चुके हैं। जैसे हड़प्पा में कुछ और सभ्यताएँ थीं, लेकिन आज वो सभ्यताएँ पूर्णतः नहीं हैं, कुछ उसमें से फेरबदल हुआ है। लेकिन हमने जो संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति थी हमारी, जैसे पूजा पाठ है या फिर मंत्रोच्चार है या तो फिर संस्कार है या तो फिर धर्म है या तो फिर आश्रम है या तो फिर अन्य जो चीज़ें हैं, वो सभी अभी तक चलती आ रही हैं। लेकिन सभ्यताएं नई नई और नए नए प्रकार, जैसे जैसे लोग बदलते जाते हैं वैसे वैसे सभ्यता भी बदलती जाती है। तो हम एक वाक्य में क्या कहेंगे कि सभ्यताएं क्या है, विनाश होता है सभ्यताओं का, लेकिन संस्कृतियों का विनाश नहीं होता है। ठीक, ये रहा इनमें छोटा सा एक अंतर। अब आइए हम सबसे पहला पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक, क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज का जो मुख्य टॉपिक है, जिसको हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और हमने जो यहाँ पे टॉपिक्स
रखे हैं, इसमें जिस प्रकार के पॉइंट्स रखे हैं वो आपको एमपीपीएससी, एमपीएसआई के अतिरिक्त एसएससी एवं व्यापम के अतिरिक्त जो भी अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं होंगी सभी के लिए उपयोगी होगी। और यहाँ पे एक बात और आपको प्लस पॉइंट यहाँ पे मिलेगा कि जो एमपीपीएससी की मेंस की 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के? 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से आपको, तो वो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें क्या होगा, आपको यहाँ से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे लिए हैं जो 5 नंबर के प्रश्न एमपीपीएससी में पूछे जाएंगे 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और 2019 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति जो लोग अभी पेपर दिए थे प्री का, जिनका ये आश्वस्त है कि हो जाएगा वो, और वो 20 का एग्ज़ाम देंगे मेंस का जो, तो उसके लिए 6 नंबर के भी प्रश्न यहाँ से कवर किए जा सकते हैं। जैसे हमने नगर नियोजन है, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, ठीक, हड़प्पा सभ्यता का पतन, ये चीज़ें क्या है, ये आपको 5-5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकती हैं। इसके अतिरिक्त 3 नंबर के भी प्रश्न आ सकते हैं, वो हम आगे जहाँ टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जहाँ पे लगेगा हम वो आपको बताते जाएंगे। तो हम जो इसमें विषय वस्तु है हमारी हड़प्पा सभ्यता की, क्या क्या है हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक, परिचय पढ़ेंगे अभी, फिर उसके बाद नगर नियोजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। यानी इन तीन चीज़ों को हम अभी पढ़ेंगे। इसके पश्चात राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, हड़प्पा से संबंधित नगर और हड़प्पा सभ्यता का पतन, ये हम क्या करेंगे, इन टॉपिक को अगले वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक, सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वाले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो आइए परिचय से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्टिंग से ही कि हड़प्पा सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए कभी तो आप लोग जैसे कि ऑप्शन कई सारे दे दे, सिंधु सभ्यता दे दे, कांस्ययुगीन सभ्यता, या फिर अन्य बहुत सारे 2-3 ऑब्जेक्टिव और दे दें, तो आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसको सिंधु सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं, मिस्र की सभ्यता है ना, मिस्र की सभ्यता, इसके पश्चात मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात यानी इराक ईरान की जो सभ्यताएं थी के समकालीन मानी जाती है, क्या इनकी सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। इसके पश्चात यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, भले ही तनी पुरानी सभ्यता रही हो, यानी कि इसकी जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है, लेकिन इसकी फिर भी एक ऐसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, क्या नगरीय सभ्यता थी, भारत की नगरीय सभ्यता। प्रश्न आ जाए भारत की पहली नगरीय सभ्यता, तो आप लोग आंसर देंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक। अब आगे, हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैनसन द्वारा देखा गया और 1853 से 72 तक अलेक्जेंडर कनिंघम इससे जुड़े रहे। क्या है पॉइंट, क्या है, हड़प्पा को सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैनसन, ये क्या एक अंग्रेज अधिकारी पुरातत्व शास्त्री थे, ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, 1826 में चार्ल्स मैनसन द्वारा देखा गया था और 1853 से 72 तक, इसके पश्चात इनका ट्रांसफर हो गया और यहाँ से चले गए। इसके पश्चात 1853 से 1872 तक के अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जुड़े रहे, परंतु ये इसके महत्व को विशेष रूप से समझ नहीं पाए और बीच में खनन बंद हो गया। फिर इसके पश्चात लेकिन भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ 1800 समय में जो पुरातत्व केंद्र की स्थापना हुई थी, उसके जो पहले सचिव थे वो बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन बनाए गए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और उन्होंने काफ़ी समय तक, क्या 53 से 72 तक का समय भारतीय पुरातत्व के विकास में दिया या उनकी खोज में दी, भारतीय सभ्यताओं के खोज में, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो आप लोग क्या आंसर क्या लगाएंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग आंसर देंगे अलेक्जेंडर कनिंघम जी को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं 1921 में, अब इसके बाद ये सब पॉइंट खत्म होते हैं, फिर उसके पश्चात पॉइंट शुरू होता है कि 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आप लोगों के लिए
कि 1921 में दयाराम साहनी जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किया, हड़प्पा खोज किया। अब देखिए यहाँ पे एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, कि दयाराम साहनी, सिर्फ इतना लिखा आएगा आपको 3 नंबर में कि दयाराम साहनी, तो आप लिखेंगे कि दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित थे, इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इतने में तो आपका एक वाक्य पूरा हो जाएगा, बल्कि एक वाक्य से ज़्यादा ही होगा, ठीक। तो आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी हो जाता है। इसके पश्चात एलेक्जेंडर कनिंघम 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। तो आप लोग लिख देंगे कि एलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व में विशेष योगदान दिया, इसलिए दिया था, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक हो गया, इतना आपका 3 नंबर का हो गया। इधर राम साहनी को भी जोड़ लेंगे, इन्होंने 1921 में क्या की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब आगे सिंधु सभ्यता का जो विस्तार, ठीक, सिंधु सभ्यता का क्या हम क्या देखेंगे, विस्तार देखेंगे। इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। यानी सिंधु सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। यह एक त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी। कैसी थी, त्रिभुजाकार में फैली हुई थी, जिसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर। आइए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं और देखते हैं। मान लीजिए त्रिभुजाकार, यानी कुछ इस प्रकार से सिंधु सभ्यता थी, ठीक, इस प्रकार से सिंधु सभ्यता थी। ये था आपका उत्तर, ये था आपका दक्षिण, ये था आपका पूर्व, ये था आपका पश्चिम। तो क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, यानी ये वाला भाग आपका कितना था, 1400 किलोमीटर, ठीक। ये वाला भाग आपका कितना था, ये वाला भाग आपका था 1600 किलोमीटर। आप दोनों को इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक, ये रहा। अब यहाँ पे क्या था, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में तथा पूर्व में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान और पश्चिम में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। कैसी फैली हुई थी, ये कुछ इस प्रकार से इसका फैलाव था कि ये त्रिभुजाकार फैली हुई है। देखिए क्या बोलता है कि उत्तर में जम्मू कश्मीर, यानी उत्तर ये है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कहाँ तक फैली थी, यहाँ पे मांडा है ना, मांडा नाम का एक जगह था, यहाँ पे क्या, यहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी सिंधु सभ्यता उत्तर में। और दक्षिण में कहाँ तक आई थी, यहाँ तक दक्षिण में आपके दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली थी, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पूर्व में, यानी ये जो आपका पूर्व है, ठीक, पूर्व में कहाँ तक थी आपकी, पूर्व में थी सुतका गेंडोर, कहाँ पूर्व में कहाँ थी, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, यानी इधर का जो क्षेत्र था कहाँ था, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पूर्व का जो क्षेत्र था। इसके पश्चात पश्चिम जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, क्या, इसके बाद ये वाला क्षेत्र पश्चिम में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर यहाँ का क्षेत्र माना जाता है, ठीक। आगे इस प्रकार से इसका विस्तार रहा। अब आगे देखते हैं, आइए दोस्तों, यहाँ पे हम आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। यानी हमने जो यहाँ पे एक पॉइंट अभी हमने जब विषय वस्तु पढ़ा था, ये देखिए हम सामान्य परिचय कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे नगर नियोजन, फिर इसके पश्चात आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का क्या देखेंगे हम लोग, अब नगर नियोजन पढ़ेंगे। ये MPPSC के जो मेंस का एग्जाम होगा 2019 का हो, चाहे 2020 का हो, 2021 का भी हो, जब तक सिलेबस जैसे अभी का वैसे रहेगा और नंबर भी वैसे रहेंगे, तो ये 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 5 नंबर में ये प्रश्न आएगा, ठीक, मतलब कि ये आए या इस प्रकार से सिंधु सभ्यता से प्रश्न बने। तो लेकिन क्या पता कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए हम हर प्रश्न तैयार करेंगे। तो ये प्रश्न 5 नंबर का आपको MPPSC प्री में पूछा जा सकता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। और इसमें से एक एक जो पॉइंट होंगे वो 3-3 नंबर में भी आ सकते हैं, इसलिए इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और MPPSC प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आइए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सर्व प्रमुख विशेषता यहाँ का नगर नियोजन था। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोगों के लिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव होगा कि नगर नियोजन, क्या आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख व्यवस्था थी, प्रमुख विशेषता थी, ठीक।
जो भारत की प्राचीनतम गौरवशाली विकास की अवस्था का परिचायक है। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति कितनी विकसित थी उसका परिचायक कौन है? नगर नियोजन यहाँ का। इसके पश्चात आगे इसके कुछ आयाम है कि नगर नियोजन क्यों विशेष था, इसकी विशेषता क्या थी, क्यों, तो इसके कुछ आयाम निर्धारित किए गए हैं कि क्यों विशेषता इसकी महत्व नहीं थी। तो पहला है सड़क व्यवस्था, दूसरी है जल निकासी, तीसरा है भवन निर्माण, चौथा है धातु विज्ञान। आइए एक एक करके देखते हैं सभी को। तो हम पहला देखेंगे सड़क व्यवस्था, यानी सिंधु सभ्यता में सड़कों की क्या व्यवस्था रही। हड़प्पा में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। कैसी काटती थी? समान कोण में काटती थी, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे समकोण काटती थी, ठीक। और ये क्या थी? एक ग्रिड पद्धति, यानी इस प्रकार से ग्रिड पद्धति में ये सड़कें बनी हुई थी। यहाँ की सड़कें कैसी बनी हुई थी? ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी और समकोण काटती थी और ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। आगे यहाँ पर कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की सड़कें देखी गई। मुख्य रूप से कच्ची सड़कें थी, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पक्की सड़कें, नहीं तो मुख्य रूप से कच्ची सड़कें यहाँ पर देखी गई। अब आगे मुख्य सड़क की चौड़ाई 10.5 मीटर, यानी देखिए कुछ इस प्रकार से सड़कें हुआ करती थी। ये मान लीजिए मुख्य सड़क है, फिर यहाँ से एक पतली सी क्या हो जाएगी, ये मुख्य सड़क बन जाएंगी दो ठो। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कोई सड़क निकालनी है ऐसे, तो ये सहायक सड़क हो गई, ये सहायक सड़क हो गई। तो ये मुख्य सड़क है, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 10.5 मीटर, क्या 10.5 मीटर होगी, यानी 10 मीटर सड़क, 10.5 मीटर लंबी होगी सड़क। और इसकी सहायक सड़कों की जो लंबाई होगी, सहायक सड़कों की लंबाई, सहायक सड़कों की लंबाई चौड़ाई 3.5 से 4.5 मीटर, यानी लगभग इसका आधा इसकी चौड़ाई रहेगी। साथ ही गलियों के चौड़ाई 1.5 से यानी 2 से 2.5 मीटर हुआ करती थी। ये यहाँ की व्यवस्थाएं, सड़क व्यवस्था थी। एक बात कही जाती है मुख्य रूप से कि ऐसा माना गया कि 18वीं शताब्दी की लंदन और पेरिस की सड़कें इतनी विकसित नहीं थी जितनी हड़प्पा की थी। यानी कि हमारे यहाँ की चाहे सड़कें ले लें आप, चाहे लंदन एवं पेरिस की सड़कें ले लें, जितनी 18वीं शताब्दी में विकसित नहीं थी। हमारे यहाँ तो 18वीं शताब्दी में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन पेरिस और लंदन की बात करें, सड़कें वहाँ पे बहुत व्यवस्थित। तो उन सड़कों की तुलना हम किससे, अपने सड़कों की तुलना, उन सड़कों की तुलना हम अपने हड़प्पा सभ्यता की सड़कों से कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं रही होंगी। इस प्रकार से सड़क व्यवस्था यहाँ की इतनी चुस्त दुरुस्त एवं मजबूत थी। आइए अब आगे दूसरा देखते हैं, जल निकासी व्यवस्था। क्या इसी में दूसरा पॉइंट हम देखेंगे आपके नगर नियोजन का, जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे विकसित, क्या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे विकसित और सबसे अच्छी व्यवस्था जल निकासी व्यवस्था थी। क्या सबसे अच्छी एवं सबसे विकसित और सबसे अच्छी जल व्यवस्था जल निकासी व्यवस्था थी। प्रत्येक घर से दूषित जल को निकालने के लिए प्रबंध किए गए थे। यहाँ नालियों के माध्यम से सड़क के किनारे बने गड्ढे में पहुंचता था। इन गड्ढों को कच्ची ईंटों से ढका जाता था, जिससे आवश्यकता पड़ने पर साफ किया जाता था। यानी जल निकासी व्यवस्था क्या थी कि प्रत्येक घर के बगल से एक नाली हुआ करती थी, जहाँ और उसके बगल में वहाँ का क्या कहते हैं कि आपका शौचालय एवं स्नान गृह हुआ करता था। वहाँ से जल नालियों के माध्यम से आता था और आगे जाके एक गड्ढा बना हुआ होता था, वहाँ पे जल इकट्ठा होता था, उसके ऊपर कच्ची ईंटें रख दी जाती थी। और जब जल उत्प्लावन होने लगता था, यानी गड्ढे में जल ज़्यादा भर जाता था, तो कच्ची ईंटों को हटा के उसको साफ कर लिया जाता था। इस प्रकार से क्या थी, जल निकासी व्यवस्था यहाँ की बनाई गई थी। अब आगे तीसरा जो हम पढ़ेंगे वहाँ का भवन निर्माण। क्या भवन निर्माण हमारा, हड़प्पा सभ्यता में विशालतम भवन निर्माण देखे गए। कैसे? हड़प्पा सभ्यता में विशालतम भवन निर्माण, यानी बड़े बड़े भवन निर्माण देखे गए जो ईंटों से निर्मित किए गए थे। कैसे? ईंटों से निर्मित किए गए ढ ईंटों का एक यहाँ पे अनुपात पाया गया, वो था 1:2:4, यानी 1:2:4 में ईंटों का एक अनुपात। जैसे कि हम कहते हैं कि 2.5 का है, 2:4 का है, तो इसी प्रकार से 1:2:4 में देखा गया यहाँ के ईंटों का अनुपात। मोहनजोदाड़ो से विशालतम अन्नागार प्राप्त हुआ, जो इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यानी मोहनजोदाड़ो से एक विशालतम अन्नागार, यानी अन्न रखने का एक स्थान प्राप्त हुआ, एक इमारत प्राप्त हुई, जिसमें जो कि इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बनी। क्या? विशालतम अन्नागार। ये कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है ये विशालतम अन्नागार।
इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और यहाँ से विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुए, यहीं से विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा एवं 8 फीट गहरा है। देखिए कितना व्यवस्थित चीज़ें हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 29 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था यहाँ का क्या, इस विशाल स्नानागार, जिसको हम आज के समय में कह सकते हैं स्विमिंग पूल, यानी विशाल स्नानागार बना हुआ था उस समय पर भी। और इसकी विशेष बातें ये है कि स्नानागार इस सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था। क्या इस सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था? माना गया इसे किसी विशेष धार्मिक आयोजन पर ही खोला जाता था। माना जाता था कि इसे किसी विशेष धार्मिक आयोजन पर ही खोला जाता था, यानी हमेशा नहीं खोला जाता था। जब कोई विशेष धार्मिक आयोजन होता था तो स्नान वगैरह के लिए इसको खोला जाता था। इसके बाद हड़प्पा के भवनों का मुख्य द्वार, हड़प्पा के भवनों का मुख्य द्वार मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर सहायक सड़कों की ओर खुला करते थे। लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुला करते थे। ठीक, अपवाद स्वरूप लोथल था जहाँ पे क्या होता था कि सड़कों की ओर दरवाजे खुले करते थे, बाकी मुख्य सड़कों की ओर दरवाजे कहीं के नहीं खुला करते थे। हड़प्पा वासी ऐसा शायद प्रदूषण से बचने के लिए क्या करते थे। देखिए कितना उनकी तकनीकी और कितना मानसिक चेतना कितनी व्यवस्थित थी कि वो लोग उस समय पे प्रदूषण से बचने के लिए ऐसे कार्य किया करते थे जो आज हम नहीं सोच पा रहे हैं, वो पहले हमारे पूर्वज सोच चुके हैं। अब आगे चौथे नंबर का जो हम पढ़ेंगे वो हमारा धातु विज्ञान होगा, यानी नगर नियोजन का चौथा भाग, चौथा आयाम धातु विज्ञान। हड़प्पावासी लोहे को छोड़कर सभी धातुओं से परिचित थे। क्या लोहे को छोड़कर सभी धातुओं से परिचित थे? इस सभ्यता के लोगों ने मिश्र धातु भी बनाई जिसमें तावा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया। ठीक, क्या कांसा का निर्माण किया गया? इस समय कांसा धातु का सर्वाधिक प्रयोग होने से इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। क्या इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया? हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी है। तो कांसा धातु का सर्वाधिक प्रयोग होने से इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। अब आगे हमने दूसरा पॉइंट जो आप लोगों से साझा किया था यहाँ पे इसके विषय वस्तु में कि हम नगर नियोजन पढ़ेंगे, नगर नियोजन के पश्चात आर्थिक जीवन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आर्थिक जीवन पढ़ेंगे और इसके पश्चात राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, हड़प्पा संबंधित नगर और हड़प्पा संबंधित पता नहीं है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आर्थिक जीवन शुरू करते हैं। हड़प्पा वासियों का आर्थिक जीवन। सबसे पहले आर्थिक जीवन में कृषि पढ़ेंगे। ठीक, आर्थिक जीवन में क्या पढ़ेंगे? कृषि पढ़ेंगे, चूंकि हमारे अर्थ से संबंधित है। हमारे पालन पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कहाँ से होती है, वित्त कहाँ से आता है, ये चीजें। तो कृषि, हड़प्पा सभ्यता नदियों के आसपास विकसित हुई थी। ठीक, अतः यहाँ पर कृषि व्यवस्था उन्नत थी, नदियों के आसपास थी, इसलिए कृषि व्यवस्था क्या थी? उन्नत थी। कई स्थानों से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या? कई स्थानों से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें चावल के साक्ष्य लोथल से तथा रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई। क्या? चावल के साक्ष्य लोथल से तथा रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई। इसके पश्चात हड़प्पा वासियों को विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय भी दिया गया। क्या? हड़प्पा वासियों को विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय भी दिया गया। इसके पश्चात आगे देखें तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए तथा बनावाली से हल के खिलौने प्राप्त होते हैं। क्या? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा बनवाली से हल के खिलौने, यानी जो हम जिससे खेत जोता जाता है, हल के खिलौने के साक्ष्य प्राप्त हुए जो कि मिट्टी के बने हुए थे। इसके पश्चात यहाँ पे ऊपर पॉइंट एक है, कपास उगाने का जो श्रेय है वो भी हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल से तथा रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई थी। ये कृषि की व्यवस्था कितनी उन्नत थी, इसको यहाँ पे क्या करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात जो अगला है व्यापार। क्या? अगला क्या है? व्यापार है। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो व्यापारिक मार्ग में स्थित होने के कारण व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि मान लीजिए यहाँ से व्यापारिक मार्ग है, यहाँ पे कोई नगर स्थित है तो ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध होगा। इसी प्रकार से जो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो था, ये व्यापारिक मार्ग में स्थित होने के कारण व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कई बार प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? तो आप लोग उसमें कृषि आ जाती है, व्यापार आ जाता है, उद्योग धंधे आ जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लगाएं। तो आप लोगों के लिए आंसर होगा उसका व्यापार। आप लोग सीधा याद रखेंगे व्यापार जो है वो
हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। कृषि नहीं थी यहाँ का आधार, यहाँ का आधार क्या था? व्यापार था यहाँ का आधार। इसके बाद आगे आगे चलिए देखते हैं। यहाँ व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था, यानी जो व्यापार था वो जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। हड़प्पा का व्यापारिक व्यापारिक संबंध जो था वो मेसोपोटामिया, ईरान, बहरीन, अफगानिस्तान आदि देशों से रहा। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको एक जो आपका प्रूफ हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की मोहरों का मोहनजोदड़ो में पाया जाना, ये क्या दर्शाता है कि यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, हमारे देश से दूसरे देश के साथ व्यापार होता था। यानी मेसोपोटामिया की जो क्या मोहरें क्या थी वो हमारे मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई। साथ ही लोथल से फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। यानी जल स्थल मार्ग में और जल मार्ग दोनों की मोहरें हमारे यहाँ प्राप्त हुई। तो इस आधार पर हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ व्यापार होता था, और ये बात इन मोहरों से सिद्ध भी होती है। अब आगे या ये कुछ व्यापारिक केंद्र है जहाँ से हमारे यहाँ व्यापार होता था। सबसे पहला हम लिखेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमारे यहाँ टीन आता था। इसके बाद ईरान। ईरान से हम क्या मंगाते थे? चांदी और शीशा मंगाते थे। बदख्शा, ये भी कहाँ है? अफगानिस्तान में है बदख्शा। यहाँ से हम लाद वर्जमड़ी, एक पत्थर होता था, कीमती पत्थर, जिसका उपयोग हम गहने के रूप में, आभूषण के रूप में किया करते थे, उसको मंगाया जाता था। इसके बाद हिमालय। हिमालय से केसर एवं शिलाजीत आता था। दक्षिण भारत, हमारे भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, द्रविड़ियन क्षेत्र है, वहाँ से सोना आता था। खेतड़ी राजस्थान से हम तांबा को आयात करते थे। ओके ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों। हम इसका जो अगला अगला आयाम है उसको पढ़ेंगे, और वो है हमारा अगला आयाम पशुपालन। क्या है? पशुपालन। हड़प्पा में विभिन्न प्रकार के पशु पाए गए, जिनमें बैल, भैंस, गैंडा, हिरण, ऊंट आदि प्रमुख हैं। ठीक, हड़प्पा वासियों के बीच एक सींग वाला बैल विशेष पूजनीय था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन किस प्रकार क्या पूजनीय था? तो एक सींग वाला बैल, यानी आप कह सकते हैं कि पशुओं में कौन सबसे प्रिय था, तो वो अलग बात है, लेकिन पूजनीय कौन था? तो वह एक सींग वाला बैल पूजनीय माना गया। हड़प्पा वासियों की मोहरों में बैल के चित्रों का अंकन प्राप्त होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, बस ज्ञान आपके जानने के लिए हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को अन्य स्थानों पर गाय, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थान जो थे हड़प्पा सभ्यता संबंधित, वहाँ पे गाय एवं घोड़े का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासी इनसे परिचित ही नहीं थे। क्या ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासी इनसे, गाय और घोड़े से परिचित ही नहीं थे? लेकिन ये अपवाद स्वरूप मोहनजोदड़ो एवं लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति एवं सुरकोटदा से घोड़े का जबड़ा प्राप्त होता है। ये क्या है? ये अपवाद स्वरूप है कि मोहनजोदड़ो एवं लोथल, क्या लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति एवं सुरकोटदा से घोड़े का जबड़ा प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन इससे पूर्णतः सिद्ध नहीं होता है कि घोड़े यहाँ पे गाय और घोड़े की वो थी, प्रजाति पाई जाती थी। ठीक, बस ये एक बात है, पॉइंट है जो यहाँ पे फैक्ट है, रखा गया है, इससे आप लोग परेशान ना हो। इसके बाद आगे शिल्प एवं उद्योग पढ़ेंगे हम। यहाँ के आर्थिक जीवन में शिल्प एवं उद्योग। हड़प्पा में विभिन्न प्रकार के उद्योग देखे गए, जिसमें वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। क्या? कैसा उद्योग, कौन सा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था? तो आप लोग आंसर देंगे वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। मोहनजोदड़ो से सूती एवं ऊनी कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या? मोहनजोदड़ो से सूती एवं ऊनी कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे ये माना जाता है कि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग अपने उन्नत स्थिति में था। इसके बाद शिल्प में, शिल्प कार्यों में शंख, हाथी दांत, सेलखड़ी, गोमेद आदि का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर मृदभांड चाक पर, यानी मृदभांड मिट्टी के बर्तन चाक पर एवं हाथ से बनाए जाते थे, जिन पर लाल रंग का लेप और डिजाइन बनाए जाते थे। क्या? लाल रंग का लेप और डिजाइन बनाए जाते थे। इसके बाद परवर्ती हड़प्पा कालीन का जो विशेषता मृदभांड की थी, वो चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते थे। क्या? चित्रित धूसर मृदभांड। प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, आप मान लीजिए आता ही है और आएगा भी कि चित्रित धूसर मृदभांड किस सभ्यता के से संबंधित। तो आप लोग वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव हो गया, तो हड़प्पा हो गया, तो परवर्ती हड़प्पा होगा, जो भी होगा आप लोग लगाएंगे चित्रित धूसर मृदभांड। ओके, अब आगे, अब यहाँ पे है मुद्रा व्यवस्था। क्या है? मुद्रा व्यवस्था। हड़प्पा में मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, यानी
हम आपसे कोई वस्तु लेंगे, उसके बदले हम आपको कोई वस्तु देंगे, मतलब मुद्रा का प्रचलन नहीं था। यानी हम अगर चावल लेते हैं तो आपको गेहूं दे सकते हैं, अगर आप हमसे चावल लेते हैं तो हम आपको गेहूं दे सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर लागू थी। इसके बाद माप तौल। हड़प्पा में माप तौल के लिए बाट, क्या, हड़प्पा में माप तौल के लिए बाट एवं 16 के गुणज पाए गए, क्या, तथा यहाँ स्केल इस अभी प्राप्त हुए, क्या, स्केल भी प्राप्त किए गए हैं, जिसमें कुछ स्केल कहाँ कहाँ प्राप्त किए गए हैं वो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से सीप का स्केल, हड़प्पा से कांसे का स्केल, लोथल से हाथी दांत का स्केल, कालीबंगा से मिट्टी के स्केल प्राप्त हुए हैं, क्या, कालीबंगा से मिट्टी के स्केल प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से कांसे के, और मोहनजोदड़ो से सीप के स्केल और कालीबंगा से मिट्टी के स्केल प्राप्त हुए हैं। अब आगे जो हमारा आज का यहाँ पे पॉइंट था वो यहीं पे क्या होता है कि समाप्त होता है, और आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब जो अगला बचा है पॉइंट्स, इसमें राजनीतिक जीवन है और इसके बाद धार्मिक है, सामाजिक है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित नगर हैं और हड़प्पा का पतन है, वो अगले वीडियो में हम लेकर एक साथ आएंगे। और थोड़ा वीडियो अगला लंबा होगा, लेकिन फिर भी क्या करना है, पढ़ना तो है ही है, तो पढ़ेंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।